गुड मॉर्निंग गाइस, दिस योर ओन चैनल द फिजी इजी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देवस सिंह। और यार आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ने आए हैं जिसका नाम है करंट इन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहली बात, व्हाट इज़ इंसुलेटर, व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर। तो आपने ये 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं होती। करंट वो चीज़ कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसके अंदर करंट पूरी तरीके से पास होती है। और सेमीकंडक्टर वो चीज़ होती है जिसके अंदर से हाफ या पार्शियली करंट पास होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों चीज़ें। यहाँ पे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाइल इंडक्टर के अंदर करंट कोई पास नहीं होती तो उसके अंदर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि जो कंडक्टर होता है और सेमी कंडक्टर होता है ये हमारे 11th या 12th में से किस टॉपिक में ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार देखो, ये चीज़ ज़रूरी है 12th क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो चैप्टर है उसमें एक बहुत ही मेजर टॉपिक है ये करंट इन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल अपना दिमाग खोल के बैठो और जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उसको अपने वर्चुअल माइंड में कैलकुलेट करते रहना, क्योंकि यार देखो, फिजिक्स तो आप रट नहीं सकते। ठीक, जिसने फिजिक्स रटने की कोशिश की है वो सीधा ज़मीन में गया है। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा फिजिक्स को दिल से लगा के रखोगे उतनी ज़्यादा आपको फिजिक्स आएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, व्हाट इज़ करंट। अच्छा चलो, मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आपको कभी करंट लगा है? अगर करंट लगा होगा, आपने कभी देखा होगा, आपने किसी बोर्ड में अपनी उंगली को टच किया और फिर अचानक से आपको करंट लगा और अपने झटके से हाथ को हटा लेता है। अच्छा, अब आपके हाथ में ऐसा क्या हुआ कि आपने उस हाथ को हटाया है? अच्छा, मैं पूछूं, अगर आपके हाथ में किसी ने पिन चुभाई अंदर से या जल गया आपका हाथ, तो आप बोलोगे नहीं सर, कुछ ऐसा हुआ जिससे अचानक से मेरा हाथ हट गया, अचानक से झटका लगा। उस झटका की जो वजह थी वो थी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का उसने क्या किया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ग्राउंड के अंदर या फिर जो करंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, वो आपके उंगली को एक वो पाते हैं, पाथ। ठीक, आपके पाथ को पा के आपका, क्योंकि आपकी बॉडी एक कंडक्टर जैसा बिहेव करेगी और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी के थ्रू होते हुए ज़मीन से उतर जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं रबर की चप्पल पहनने से करंट हमको नहीं लगती, क्योंकि रबर की चप्पल पहनने से आप इंसुलेटर का वहाँ पे बीच में लेयरिंग कर देते हो और करंट का जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देते हो। ठीक, तो यहाँ पे हो गया कि करंट होता क्या है। तो करंट हम बोल सकते हैं कि करंट इज़ नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट पास होती है उसका सीधा सीधा रीज़न होता है जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस बॉडी में करंट आएगी। क्या? अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस बॉडी में करंट आएगी। अब किस डायरेक्शन में करंट आएगी, वो डायरेक्शन हमको दिखेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से। ठीक, जैसा अभी मैंने बोला कि इस बॉडी में देखते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रही है, तो आप बोलो करंट किस तरफ मूव करेगी, तो आप सिंपल सा बोल दोगे कि भैया करंट इस तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा इससे हम लोगों ने पढ़ा है, और पढ़ते क्यों है, जो चीज़ प्रैक्टिकल में आती है, जो चीज़ प्रैक्टिकल होगी वही चीज़ हमको किताब में पढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो भी मोशन होता है उसके अपोजिट मोशन में करंट जनरेट होती है। ठीक है, ये तो हो गया अपना बेसिक से चीज़ की करंट होती क्या है। अब बारी आती है कि भाई क्यों कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में करंट अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। और सबसे ज़रूरी बात कि सेमीकंडक्टर होती क्या चीज़ है। यहाँ पे से कंडक्टर दिख रहा है, यहाँ पे हमको सेमीकंडक्टर दिख रहा है। आखिर ये सेमी का मतलब होता क्या है। ठीक, तो सबसे ज़रूरी बात कि सेमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम समझने वाले हैं इस सेमी का असली मतलब होता क्या है। तो यार देखो, सेमी का जो आप सब लोग समझ रहे हो वही मैं भी समझ रहा हूँ। इसका मतलब हो सकता है पार्शियली और हाफ। ठीक, वो चीज़ जो कि हाफ कंडक्टर की तरह बिहेव करे उस चीज़ को हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर। यानी कि अगर किसी कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है तो सेमी कंडक्टर के बीच भी वो करंट मूव करेगा, पर अपने आधी इंटेंसिटी से मूव करेगा। ठीक है, अपने हाफ इंटेंसिटी से मूव करेगा। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें जो कि आपको दिमाग में रखनी है और अपने वर्चुअल माइंड में इसको एक अलग दुनिया बना के चलनी है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि करंट जो होता है वो कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर में बिहेव किस तरीके से करेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। ओके, तो यार अपनी कॉपी और पेन लेके बैठो और अपना दिमाग खोल के बैठो। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचते रहना। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाऊँ तो अपने दिमाग में उस चीज़ की एक अलग दुनिया बना के चलो। ठीक, तभी फिजिक्स आने वाली है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसमें हम एक तरफ बनाते हैं माइनस, दूसरी तरफ बनाते हैं प्लस। ठीक,
ये मैंने क्या दे दिया, ये मैंने दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया सड़क पे और आपकी तरफ से हवा काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कराऊँ, क्या आप मूव करोगे? अगर वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो आप ज़रूर मूव करने वाले हो, ठीक। इसी तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये एक कंडक्टर था, यहाँ पे मैंने माइनस दिया और यहाँ पे मैंने प्लस दिया। अब आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागना चाहेंगे। क्यों भागना चाहेंगे भाई? इनको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव की तरफ भागना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर ये भागेंगे तो क्या इनमें कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी? यस आएगी, क्योंकि जिस रेट से भागेंगे उसी रेट को तो हम वेलोसिटी बोलेंगे। अगर किसी चीज़ रेट से भागते हैं किसी वेलोसिटी से, तो क्या इस वेलोसिटी की वजह से करंट जनरेट होगी? तो इसका जवाब है होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो करंट होता है उसी की वो किस वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। देखो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिसको एकदम नहीं आती है, तो जिसको आ रहा है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे समझने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की जो मूवमेंट होती है, सॉरी, करंट की जो जनरेशन होती है वो क्यों होती है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट किस तरफ जनरेट होगी? बोलो, इस तरफ करंट जनरेट होगी कि नहीं होगी? अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट की जनरेशन इस तरफ होगी, ठीक है। चलो यहाँ तक थी बात तो बेसिक सी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव किस तरीके से करते हैं। तो अब हम इधर आ जाते हैं, इसमें भी वही केस हो जाएगा। इधर मैंने माइनस दिया, इधर मैंने प्लस दिया। करंट की जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो होगी आपके पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स एंड ये वाला रिपेल करेगा, ठीक है, बेसिक सी बात है। तो ये भी इस तरफ मोशन करेगा और करंट की जनरेशन जो होगी वो जनरेट होगी इस तरफ करंट, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा बेसिक मतलब सिमिलरिटीज़ हैं, जिसमें आप फ़र्क नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है। अब जो फ़र्क आता है वो आता है टेम्परेचर को लेकर के, ठीक है, समझ रहे हो? क्या आप समझे कि यहाँ पे जो फ़र्क आता है वो टेम्परेचर को लेकर के है। वरना यार देखो, जहाँ पे हमको सेमीकंडक्टर लगाने की ज़रूरत ही क्या थी, हमारी जगह कंडक्टर को भी तो यूज़ कर सकते थे, ठीक। तो जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा टेम्परेचर की वजह से। अब हम यहाँ पे समझेंगे टेम्परेचर का यहाँ रोल क्या है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताएंगे कि एक जो कंडक्टर होता है या फिर सेमी कंडक्टर होता है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ठीक। किसी भी इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी के होने के नाते वो करंट को जनरेट नहीं कर पाती या फिर कंडक्ट नहीं कर पाती। पर सेमी कंडक्टर्स और कंडक्टर ऐसी चीज़ होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के नाते वो चीज़ करंट को कंडक्ट कर लेती है। ये तो आपने 9th और 10th में किताबों में भी पढ़ा होगा। तो अब हम देखते हैं एकदम उसको ग्राउंड लेवल पे आखिर वो चीज़ है क्या जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने एक तरफ बनाया है इंसुलेटर और मैंने ये बनाया हुआ है कंडक्टर, ठीक है, समझना एकदम बेसिक से। ये है अपना कंडक्टर। देखो, इंसुलेटर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ठीक। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा, अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो लेट सपोज मैंने इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी। अब अगर इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के बाद इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स होने तो चाहिए जिसकी वजह से वो वहाँ पे मोशन हो और करंट जनरेट हो। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं तो क्या चीज़ इसके अंदर मूव करेगी और कहाँ से इसके अंदर करंट वो आने वाली है। तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ या फिर कोई भी बोलता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर, ओके। ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक। अब वहीं दूसरी बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो यार देखो, कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनके पास कुछ ऑर्बिटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक। एटम्स जो शेल्स हैं, उस शेल्स के आउटर शेल्स के कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह को छोड़ करके इधर उधर एक्साइटेड स्टेट में, फिर कोई अपने से कम स्टेज में या फिर ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं एनर्जी को लूज़ करते हुए। इसी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। अब जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा ही
कांस्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पे। अगर मैंने बोला जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक। अब वो 10 बच्चे इधर उधर मचाए हुए हैं, इधर उधर खेल कर रहे हैं, ठीक, मस्ती कर रहे हैं। मैंने बोला इस क्लास में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यही बच्चे और ज़्यादा इधर उधर करने लगेंगे, क्यों, गर्मी बढ़ेगी। आप लोग भी क्लास में क्या करते हो, जब गर्मी पड़ती है इधर उधर करते हैं ना, वैसे ही ये बच्चे 10 बच्चे थे, इन 10 बच्चों ने गर्मी बढ़ाओ या ठंडी बढ़ाओ ये 10 के 10 ही रहने वाले हैं। उसी तरीके से जो कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हो गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस में भी अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जितना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्लो होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़र्क यहीं पे पड़ता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर में फिक्स होंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सेमी कंडक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बनाया एक सेमी कंडक्टर। अच्छा, अब सेमी कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, यानी पार्शियली होते हैं, ठीक, या हाफ होते हैं, इसीलिए हम इसको सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस जैसे जैसे आप टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे ही जो एटम्स के अंदर, जो शेल्स में, उसके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके क्या होगा, वो एनर्जी पाएंगे। अच्छा, अब एनर्जी पाएंगे तो क्या होगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर क्या होगा, एक बार वो बाहर की तरफ एक्साइट होकर के निकल जाएंगे। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ एक एटम है जिसके ऊपर हम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये अपनी आउटर शेल में जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये जंप करके बाहर निकलेगा, ठीक। जंप करके जब बाहर निकलेगा इसका मतलब हो गया कि ये फ्री हो चुका है, ठीक। अगर ये फ्री हो गया है इसका मतलब कि अब ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो सेमी कंडक्टर वो चीज़ है जिसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंक्रीज करेंगे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर एक बार बाहर को निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद ये फ्री हो जाएंगे और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लिख सकते हो इन सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ठीक। और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो इनके कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो नहीं इंक्रीज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं लिखता हूँ क्योंकि इसमें एक और फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, पर यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कांस्टेंट यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ सेमी कंडक्टर में हमको सबसे पहला जो फ़र्क पता चला कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच, वो पता चला कि हमको टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ेंगे और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो आता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं टाइम गैप बिटवीन ये कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार किताब को भी उठा के देखे कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, वरना नहीं उठाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक। तो देखो एकदम दिमाग को खोल के बैठ जाओ, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, एक यहाँ पे जादू होगा, ठीक है। चलो वो जादू देखते हैं हो गया क्या। लेट सपोज करो कि यहाँ पे एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज कर लो। अब जो सपोज करने को बोलो ना वो अपने वर्चुअल वर्ल्ड में सपोज करते चलो, वरना ऐसे रटोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक। ये हो गया आपका एक कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके अंदर मूव कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर इधर उधर। इसके सपोर्ट में मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एक क्लास का, ठीक। इस क्लास में 100 बच्चे हैं। मैंने बोला अगर ये 100 बच्चे हैं बिना कुछ किए, यहाँ पे ये बच्चे इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बोलोगे कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये लेट सपोज यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, वैसे भी यार टीचर नहीं रहता तो वैसे ही बच्चे कहाँ ही बैठेंगे, इधर उधर कर रहे हैं, ठीक। पूरे क्लास में इधर से उधर, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, एक दूसरा कोई किसी का मोशन क्लियर नहीं है, सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक रैंडम मोशंस कर रहे हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर के अंदर
रैंडम मोशन करेंगे, यानी कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इधर 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 आजू बाजू इधर, ये इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर 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 इधर, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी निकल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे ख़त्म होना है, वो बस इधर जा रहा है उधर से भिड़ रहा है वापस आ रहा है, जो जा रहा है इधर जा रहा है भिड़ रहा है वापस आ रहा है। इसका मतलब ये लोग जहाँ पे भिड़ जाएंगे वहाँ से कोलिजन खा के वापस जाने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर जाएगा इससे लड़ेगा और ये वापस आ जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में लड़ेगा, ये इधर लड़ेगा ये इधर लड़ेगा ये इधर लड़ेगा ये इधर लड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में इधर उधर लड़ बड़ के आपस में उसी में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इस रैंडम मोशन का नेट मूवमेंट क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? सोचो, सोच के देखो, इस जो रैंडम मोशन हो रहा है इसका जो नेट मूवमेंट मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? यार गधा ही होगा जो बोलेगा इधर लेफ्ट राइट या अपर में। देखो दिमाग से लगाओ कि यहाँ पे जो नेट मूवमेंट होने वाला है वो होने वाला है ज़ीरो। नेट मूवमेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वापस टक्कर खा के इधर आया ये वापस टक्कर खा के इधर आया, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर उधर कर रहे हैं तो क्या इनकी नेट मूवमेंट ज़ीरो होगी? यार बिल्कुल होगी, इनकी नेट मूवमेंट हमेशा ही ज़ीरो होगी विथआउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सारे के सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर मैं कहीं पे बोल दूं कि कोई चीज़ रैंडम मोशन में है तो आप बोलना उसकी नेट मूवमेंट ज़ीरो होगी। ये ना सिर्फ फिजिक्स में है बल्कि केमिस्ट्री, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे वहाँ पे यही चीज़ लागू होने वाली है। ठीक है, नेट मूवमेंट ज़ीरो हो गई। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डालता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से क्या होगा? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खींचे जाएंगे कि नहीं खींचे जाएंगे? जैसे अगर यहाँ पे कोई टीचर आ जाता है तो क्या होगा? सारे के सारे बच्चे क्या होंगे? टीचर से खौफ खा के, मान लो इसके पास एक डंडा है, क्या है? एक डंडा। अगर यहाँ पे कोई डंडा होगा तो यहाँ से क्या रिपल्शन का फोर्स लगेगा? रिपल्शन का फोर्स लगने से क्या होगा? सारे के सारे बच्चे इधर भागेंगे। कैसे भागेंगे? उस डायरेक्शन में भागेंगे कि भाई यहाँ से भागो, टीचर से दूर भागो, वरना कोई ना कोई डंडा पड़ ही जाना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहेंगे। और जब आना चाहेंगे तो क्या इनका जो मोशन है वो डायरेक्ट ऐसे होगा? अगर जिसने बोल दिया हाँ वो, इसका मतलब वो रैंडम मोशन को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे रैंडम मोशंस के साथ ही वो भागने वाले हैं। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इससे लड़ा, इस पे लड़ा, फिर इस पे आया, ये जुब 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 ये रैंडम मोशन कर रहा है, और मैंने इधर इधर की तरफ इसको खींच दिया, तो इसका मोशन अब क्या होने वाला है? खुद सोच के देखो, इसका मोशन अब कुछ इस तरीके का नहीं हो जाएगा? ये इधर खिंच जाएगा, फिर ये इधर खिंच जाएगा, यानी कि जो इसका मोशन ऐसे था वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो हम इसी खिसकने को बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। अब जो ड्रिफ्ट हुआ है, इसी ड्रिफ्ट के नाते जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होता है। अब देखो कैसे जनरेट होता है। जो मैंने यहाँ बोला कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाली, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में इधर उधर कर रहे थे वो एक ही तरफ खींचने वाले हैं। इसका मतलब है कि अब जो नेट मूवमेंट होने वाला है वो रिजल्टेंट उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। देखो कैसे, इनकी जो नेट मूवमेंट थी उसकी वजह से इसका जो वो था वेलोसिटी था या फिर जो मूवमेंट थी वो ज़ीरो थी, पर अब एक ही तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर खींचे जाएंगे इस तरफ तो इनकी क्या नेट मूवमेंट आने वाली है? यस, इनकी जो नेट मूवमेंट अब आएगी, यानी कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इनकी नेट मूवमेंट आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी? वो इस डायरेक्शन में आने वाली है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आने की वजह से जो इनका पाथ जो मैंने बताया यहाँ पर जाने वाला था, ऐसे ऐसे जो लड़ रहे थे इधर उधर, अब भी लड़ेंगे पर अब थोड़ी सी इस तरफ खींच के लड़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आप यहाँ पे खड़े हो, आपको साइकिल से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक? आप बिना हवा के, बिना किसी दुविधा के आप यहाँ से यहाँ पे चले गए, ठीक है? अगर मैं बोलूँ इधर से बहुत तेज़ 25 फीट पर सेकंड की स्पीड से हवा चलने लगी, तो अब आप कहाँ साइकिल आपकी जाने वाली? क्या आप यहाँ की साइकिल जाएगी? नहीं, आपकी साइकिल यहाँ कहीं जाएगी। ये अब आप यहाँ चलाना तो चाहोगे पर आपकी साइकिल यहाँ पे चली जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हवा थी आपकी साइकिल को ड्रिफ्ट करा दी। कहाँ तक ड्रिफ्ट कराई? ये वाला डी, यही आपका ड्रिफ्ट है। इसी केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो ड्रिफ्ट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े इधर खिसकने वाले हैं कुछ स्पीड से, तो उस स्पीड को हम नाम देते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, उसका नाम हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे भाई मैंने बोला ये चीज़ यहाँ पे ड्रिफ्ट कर गई, अब जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करेगी उसी का नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कहीं ना कहीं क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही तो फैक्टर नहीं है करंट ऑफ ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी करंट का जो जनरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या ये ड्रिफ्ट ही शायद ना हो इसका रीज़न? सोच के बताओ। ठीक, तो
यहाँ पे सबसे पहली अब बात समझ में आई कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से करंट जनरेट होती है, और दूसरा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आएंगे तो कि एक तरफ की तरफ खींचने वाले हैं, अगर उस तरफ वो खींचेंगे तो इनकी नेट मूवमेंट भी उसी तरफ जाएगी। अब अगर इनकी नेट मूवमेंट कुछ है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने वाली है। ठीक ओके, तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हो रही है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ड्रिफ्ट कैसे होता है। तो यार देखो, जितनी भी किताबों में बातें थी ना, वो सब मैंने आपको बता दी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपको दिक्कत ना होने पाए, और यहाँ से सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। जैसे एक नीट में एक क्वेश्चन पूछा था, देखो कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब देखो, जिसने ध्यान से देखा होगा, जिसने ध्यान से अपने इमेजिनरी दुनिया में इसको सोच लिया होगा, तो फट से समझ जाएगा क्या होने वाला है। अभी मैंने बोला इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रॉन इधर से टकराएगा, इधर जाएगा, इधर से टकराएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रेट लाइन होने वाला है। ठीक, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैंने क्या बोला, अगर ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो वो इस तरीके का मोशन करेगा। सपोज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच रहा है, तो वो यहाँ जाने की बजाय थोड़ा सा घूमेगा, और घूमने की वजह से इसका जो ये पाथ रहने वाला वो कैसा रहेगा, कर्व्ड पाथ रहेगा। कैसा रहेगा, कर्व्ड पाथ रहेगा। ठीक, तो मैंने बोला इसका जो पाथ हो जाएगा वो कर्व पाथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, किस चीज़ से हो गया, बेसिक समझने से। किस चीज़ से, बेसिक समझने से। अब यहाँ पे आपको जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट पढ़ा देंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, पर यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बेसिक समझने को मिलने वाली है। ठीक है, जिससे यार देखो फिजिक्स मतलब भी हो गया कि आप बेसिक समझ रहे हो उस चीज़ का, आप उसको हर एक डायरेक्शन से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, हर एक डायरेक्शन से लगा सकते हो। कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी जगह आप अगर आपसे पूछ लिया कि अच्छा बताओ कैसे किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो फिर आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आप उसको हर एक चीज़ समझा सकते हो, उसकी बोलती हुई भी बंद हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि यार ये सब मैंने भी अपने 12th में देखा है काफ़ी बार। सिर्फ ऐसे पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन से हो रही है, पर कोई अच्छा क्वेश्चन लगाओगे, कोई अच्छी किताब उठाओगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका जो पाथ होने वाला है वो कैसा होगा, कर्व्ड पाथ होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रही है वो कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज करो कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है अपने तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचे जाएंगे तो करंट किस तरफ जनरेट होने वाली है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में वीडी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको सबसे पहली चीज़ क्या मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन, कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अच्छा, अब यार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पतले कंडक्टर में ज़्यादा होने वाले हैं या सेम मटेरियल का चौड़ा कंडक्टर है उसमें ज़्यादा होने वाले हैं, सोच के बताओ। यार देखो इसमें क्या ही सोचोगे, एक पतला वाला जो है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होने वाले हैं, और एक मोटा वाला जो होने वाला है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने वाले हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारा करंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, जो हमारा आई है वो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। भाई अगर मैंने एरिया इसका ज़्यादा ले लिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, और जैसा कि आपने पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ज़्यादा होंगे वैसे ही करंट ज़्यादा वो बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक, अच्छा मैंने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे हो गया, एरिया ऑफ कंडक्टर पे हो गया, और दूसरा क्या चीज़ है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई मटेरियल का नेचर। अगर मैं बोलूँ कॉपर सबसे ज़्यादा कंडक्ट क्यों करता है, आयरन उससे कम क्यों करता है, सिल्वर उससे कम क्यों करता है, तो आप बोलना कि सर ऐसी बात है कि अगर सेम मटेरियल अलग अलग मटेरियल्स के सेम डायमेंशंस के हम चीज़ों को लेते हैं तो हो सकता है कि कॉपर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो पर यूनिट एरिया वो n1 हो, और जो पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट एरिया ऑफ जो आयरन वो n2 हो। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कॉपर वाले वो ज़्यादा किससे हैं, आयरन वाले से, है कि नहीं ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया में
समथिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में है और 1 मीटर स्क्वायर में समथिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयरन में है, तो किस में ज़्यादा होंगे? क्योंकि आपने पढ़ा है कंडक्टर हमेशा ज़्यादा कंडक्टिव होता है, तो मैं बोलूँगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो कॉपर में ज़्यादा हैं, किससे? आयरन से। तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा अगर होंगे तो करंट ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये हो गया अपना तीसरा इक्वेशन, ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इन तीन चीज़ों को मिला दें तो हमारा क्या आने वाला है? इधर देखो, हमारा आ जाएगा I इज इक्वल्स टू एन ई बोले तो एन ई मतलब हो गया, सॉरी एन ई नहीं, हाँ अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है। मैंने यहाँ पे बार बार बोला कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो, तो आपने कहीं दिमाग में खटका नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने थोड़ा सा दिया तो क्या थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दे दी तो क्या होगा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 50 गुना कर दी तो क्या होगा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 100 गुना कर दी तो क्या होगा। यार देखो क्या होता है, ठीक। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो क्या कहीं ना कहीं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे आप लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चले जाओगे तो उतनी ही तेज़ी के साथ ये क्या होने वाला है, इस तरफ खींचने वाला है। तो अब हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन मिल गया, वो क्या है इक्वेशन, I इज इक्वल्स टू एन ई मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन ई ए वी डी क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको सिंपल से इक्वेशन मिल गई कि I इज इक्वल्स टू हो गया एन ई ए वी डी। अब कैसे मिला, यहाँ पे आपको तीनों इक्वेशंस लिख दी। अब तीनों इक्वेशंस आई कैसे, ये मैंने आपको समझा दिया, तो आपको यहाँ पे रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक, कोई भी ज़रूरत रटने की नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी आप रिवाइंड करके वापस उसको देख लेना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन मिल गया I इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। अब इसको आप ग्रीन पेन से या रेड पेन से कहीं पे भी स्टार बना के लिख लो, ठीक। अब आपने इक्वेशन याद तो नहीं किया, आपने इक्वेशन याद नहीं किया है, आपने इक्वेशन समझा है, बेसिक से समझा है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को उठा के समझा है, समझ गए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसा आया तो यार बता लोगे कि नहीं बता लोगे कैसे आया, ठीक है। एकदम हर चीज़ को आप समझा के बता सकते हो कि कैसे आया, एन कैसे आया, ए कैसे आया, वी डी कैसे आया, एन ई होता क्या है, हर एक चीज़ आप समझा सकते हो, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं। कल हम लोग समझने वाले हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और इसके बाद हम लोग समझेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉपर या फिर कंडक्टर या जो आपका सेमी कंडक्टर है वो कैसे बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। बाकी यार आप इसको आज याद कर लो और इस पर ट्राई करो क्वेश्चन लगाने की, शायद लग जाए।